स्वागत है आप सभी का। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू, बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला तो दो। सुनैना ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। बहू ने अपने कमरे से तेज आवाज में उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाने की बात क्यों नहीं है? कपड़े मेरे हैं, फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वह खरीद कर भी लाएगा। आपके सिर में क्यों दर्द होने लगा? बहू अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं पत्थर का है। अपने इकलौते बेटे अखिलेश के लिए सुनैना ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद रितु का चुनाव किया था। दूध की तरह गोरी और बीकॉम तक पढ़ी सर्वांग सुंदरी रितु को देखते ही सुनैना उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी कि मेरी बहू बनेगी तो रितु ही, अन्यथा अखिलेश भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह सुनैना ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह रितु से कर दिया। रितु अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की। इसलिए मैं थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। बचपन से रितु को माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहेगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो सुनैना के परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर रितु के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमजोर थी। सुनैना के पति राम अवतार एक कंपनी में हेड अकाउंटेंट थे। वेतन कम था, पर उसी कम वेतन में उनकी पत्नी सुनैना अपने घर को बड़े ही सलीके से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे अखिलेश को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। इस समय अखिलेश एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थी। अखिलेश को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौर करना पड़ता था। अखिलेश जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलाई है, इसलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर रहता था। मैं अपने कम वेतन में से कुछ रितु को देकर बाकी पैसा अपने मम्मी के हाथों में रख देता था। 2-3 महीने तो रितु ने यह सब देखकर सहन किया। यहाँ की सारी स्थितियों की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वह अपनी माँ को दे दिया करती और माँ उसे अपना गुरु मंत्र देना कभी नहीं भूलती थी। करीब 3 महीने बाद रितु ने पहले तो अपने पति पर शासन करना शुरू किया, और जब वहां बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास सुनैना से बात बात में झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला, उसने सुनैना की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में रितु के आने से पहले जो शांति थी, अब उस शांति का वहां नामो निशान भी न रहा। अब सुनैना की दोपहर घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी। राम अवतार एक शांतिप्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी कह नहीं पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसीलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया, और बहू के मुंह लगना उचित नहीं समझते थे, इसलिए वह अपने ऑफिस से लेट आने लगी। अखिलेश की भी यही स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबतें झेल कर उसे पाला पोसा, पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वह इज्जत की रोटी कमा सके, उनसे वह कठोर बातें बोल नहीं सकता था। लेकिन रितु के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर रितु रात दिन अखिलेश के कान भरने लगी कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी, उसे या तो वह उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब अखिलेश ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में रितु बाल बिखेरे अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। अखिलेश ने उससे पूछा, आज क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? और क्या, तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती है? शेरनी की तरह घुर्राते हुए रितु ने कहा, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा वृतांत रितु ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। पुरुष सब सह सकता है, पर सुंदर स्त्री के आंसू वह सहन नहीं कर सकता। अखिलेश ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया। वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। यह बात सुनते ही रितु के आंसू कपूर की भांति उड़ गए। सोते जागते रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर अखिलेश घर से निकल गया
और करीब 2 घंटे बाद आकर माँ से बोला कि मैंने अलग मकान देख लिया है और रितु के साथ दूसरे मकान में जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता। हर दिन कल से अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस सामान की जरूरत हो ले जा सकते हो, और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही है। कांपती हुई आवाज में अखिलेश से कहकर सुनैना ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें मैं अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थी। थोड़ी देर बाद अखिलेश जाकर एक छोटा ट्रक ले आया। साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूरों ने सामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उसी ट्रक में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। सुई नैना की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखे। शाम को जब राम अवतार जी ऑफिस से आए, तब उन्हें अपनी पत्नी सुनैना से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत था, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है दोनों जगह शांति तो रहेगी, यह सोचकर वे चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। अखिलेश और रितु को गए हुए करीब 1 वर्ष हो गया था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्योहार आया। हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर सुनैना और राम अवतार दोनों उदास बैठे, अतीत की यादों में खोए रहे। उनमें त्योहार को लेकर न कोई उत्साह था, न कोई उमंग। शाम को सुनैना केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आई। दिवाली के 2 दिन बाद राम अवतार को ऑफिस भेजकर सुनैना बच्चों को पढ़ाने चली गई, और जब वे शाम को लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई, जो उन्हें जानती थी, पर सुनैना उसे नहीं जानती थी। पहले तो उस स्त्री ने सुनैना को नमस्ते की, फिर बताया कि रितु व अखिलेश उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज रितु की तबीयत ज्यादा खराब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि अखिलेश यहाँ है नहीं और रितु की डिलीवरी होने वाली है। सुनैना ने जब उस औरत से ये पूछा कि रितु के मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल गए हैं, उसने वर्मा नर्सिंग होम का नाम बता दिया। सुनैना जल्दी से घर आई और एक थैले में कुछ आवश्यक सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से वर्मा नर्सिंग होम चले गए। वहां जाकर जब रितु के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर रितु को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज लगाई कि रितु के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा कराने के लिए बुला रहे हैं। सुनैना नर्स से जब रितु के बारे में पूछ रही थी, तब वहां पर रितु के मकान मालिक भी खड़े थे। वे समझ गए कि यह स्त्री शायद अखिलेश की माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही है। उन्होंने हाथ जोड़कर सुनैना को नमस्ते किया, फिर सारी बातें उन्हें बता दी। सुनैना ने भी उन्हें बता दिया कि रितु उनकी बहू है। सुनैना उस नर्स के साथ डॉक्टर के कक्ष में चली गई और डॉक्टर विमला भाटिया को नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया कि रितु उनकी बहू है और वे ऑपरेशन की फीस जमा कराने आई है। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए, फिर ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपए जमा कराने को कहा। डॉक्टर साहब, अभी तो आप 10,000 रुपए जमा कर ले, ताकि पैसा मैं अपने पति से फोन करके मंगवा लेती हूँ। जब तक आप उसका ऑपरेशन करें, मुझे किसी भी हालत में जच्चा व बच्चा स्वस्थ चाहिए। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, आप ये पैसा काउंटर पर जाकर जमा करा दे और रसीद प्राप्त कर ले। वहीं से आप अपने पति को फोन भी कर दे। डॉक्टर से पास से आकर सुनैना ने काउंटर पर जाकर पैसा जमा करा दिया और रसीद लेकर वहीं से राम अवतार जी को फोन करके सारी बातें बता दी। साथ ही यह भी कह दिया कि जल्दी से 15,000 रुपए लेकर वर्मा नर्सिंग होम में आ जाए। करीब 1.5 घंटे बाद राम अवतार जी वहां पर पैसा लेकर पहुंच गए, लेकिन रितु के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए। वे ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर सुनैना के साथ बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स सुनैना के पास आकर पूछने लगी कि रितु के साथ कौन आया है। सुनैना ने कहा, मैं हूँ। बधाई हो, लड़की हुई है। नर्स ने कहा। बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ थे। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स ने लड़की को लाकर सुनैना को दिखाया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूम अपने पति से कुछ इशारा किया। राम अवतार जी ने 500 रुपए का नोट निकाल कर नर्स को देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खाने के लिए। थोड़ी देर बाद रितु को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में लाया गया।
उस समय वह बेहोश थी। वार्ड में एक बिस्तर पर लिटाकर उसके पास के पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। सुनैना वहीं एक बेंच पर बैठकर कभी बच्चे को तो कभी रीतू को देखती रही और पति को घर भेज दिया। करीब 4.5 घंटे बाद रीतू को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा उसकी सास सुनैना उसके पास बैठी है और उसकी गोद में एक बच्चा है। लक्ष्मी आई है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम भी शायद जब पैदा हुई होगी तो ऐसी ही होगी, सुनैना ने मुस्कुराते हुए